नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 मई सन 2024। इसके अलावा 14 मई यानी आज गंगा सप्तमी भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। HBSC रीचेकिंग व रीएवल्यूएशन रिजल्ट में कम नंबर वालों को हरियाणा बोर्ड दे रहा है मौका, इस तरह से बढ़ा सकते हैं अपने नंबर। हरियाणा में धान के बीज की कालाबाजारी से परेशानी में किसान, दोगुनी कीमत वसूल रहे हैं दुकानदार। हरियाणा के चुनावी रण में दहाड़ेंगे पीएम मोदी और अमित शाह, रैलियों का शेड्यूल हुआ जारी। हरियाणा में CBSE बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी, 10वीं में 94.61% पास हुई बेटियां, तो वहीं 91.66% रहा रिजल्ट। 12वीं में 90% हुए पास। कुमारी शैलजा के प्रचार अभियान में पहुंचे वीरेंद्र सिंह बोले, मौका पड़ा है, भाजपा वालों को ठोक दो। चरखी दादरी में आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, हड़ताल के दौरान का वेतन न देने से रोष, बोली चुनाव में वोट से करेंगी चोट। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट अशोक तंवर के काफिले पर हमला, किसानों व ग्रामीणों ने गाड़ियों पर डंडे मारे, पुलिस से भी भिड़ंत, 2 गांवों में जबरदस्त विरोध। मारुति ने लॉन्च की नई स्विफ्ट 2024, जानिए पेट्रोल और CNG वेरिएंट की माइलेज। एग्जाम से 1 महीने पहले नीट PG के पैटर्न में हुआ बदलाव, हर सेक्शन में होंगे 40 सवाल, 42 मिनट में सोल्व करना होगा। गुजरात कोलकाता IPL मैच बारिश के कारण रद्द हुआ, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला, टाइटंस प्लेऑफ की रेस से हुई बाहर। सरकारी नौकरी अपडेट, RPF में 4660 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी तारीख, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट करें अप्लाई। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83% हुई, ये 11 महीने में सबसे कम, लेकिन खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। और बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी नहीं रहे, 72 साल की उम्र में दिल्ली में अंतिम सांस ली, गले के कैंसर से पीड़ित थे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संभावित मौसम की ताजा जानकारी को लेकर अपडेट आया है। प्रदेश भर में मौसम 18 मई तक खुश्क और गर्म रह सकता है। इस दौरान गर्म हवाएं चलने की संभावना भी बताई गई है। इसके अलावा दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान बीच बीच में गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही सामान्य तापमान में बढ़ोतरी के बीच हल्की बादलवाई भी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकेगा। अनुमान जताया गया है कि ऐसे में दक्षिण हरियाणा और पंजाब, चंडीगढ़ में पारा 46 डिग्री को पार कर सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर में हेड क्लर्क के पदों पर भर्ती की जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मई 2024 है। आवेदक स्नातक होने चाहिए व कंप्यूटर व लेखा कार्य का 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर 10 वर्षीय क्लरिकल सेवा में भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच सभी राजनीतिक दल किसानों को लुभाने के लिए तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में परिस्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत नजर आ रही हैं। इन दिनों धान की बुआई का समय नजदीक है, परंतु बाजार में धान का बीज नहीं मिल पा रहा है। यदि मिल भी रहा है तो किसानों से दोगुनी कीमत वसूली जा रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों ने बताया कि 7501 किस्म धान का बीज खरीदने के लिए वो पिछले 2 हफ्ते से चक्कर काट रहे हैं। सरकारी दुकानों पर बीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राइवेट दुकानों पर मिल रहा है। किसानों की माने तो धान के बीज की जमकर कालाबाजारी हो रही है। प्राइवेट दुकानों वाले बीज की दोगुनी कीमत वसूल रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि बीज की एक थैली का निर्धारित मूल्य 1715 रुपए है, लेकिन ब्लैक में किसानों को 3500 रुपए में बेचा जा रहा है। थोक विक्रेता चोरी छिपे दुकानदारों को बीज की सप्लाई करते हैं और फिर ये दुकानदार किसानों से मनमर्जी के दाम वसूल रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग की पैनी नजर दुकानदारों पर बनी हुई है। यदि कोई भी दुकानदार निर्धारित रेट से ज्यादा में बीज बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसानों की समस्या का जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा और निर्धारित रेट पर ही उन्हें बीज उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC द्वारा बीते दिन 12 मई को 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब की बार 95% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। फिर भी जो यानी 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in से पुनः जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि पुनः जांच यानी रीचेकिंग अथवा पुनर्मूल्यांकन यानी रीएवल्यूएशन में क्या अंतर है। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो विद्यार्थी इच्छुक है वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम के घोषित होने के 20
दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। पुनः जांच का आवेदन शुल्क 250 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित किया गया है, जो भी किसी भी स्थिति में वापस नहीं दिया जाएगा। पुनः जांच के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के किसी भी विषय में कम अंक आते हैं तो उसके कम अंक ही मान्य होंगे, पहले अर्जित किए हुए अंक मान्य नहीं होंगे। वहीं पुनः जांच प्रणाली के अंतर्गत उत्तरों पर दिए गए अंकों के योग की जांच की जाती है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका की विस्तृत जांच भी की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई उत्तर छूटा तो नहीं है जिसका मूल्यांकन न किया गया हो। जबकि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित किया गया है। वहीं बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को 800 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। यदि किसी विद्यार्थी ने किसी विषय में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो ऐसे विद्यार्थी भी अब उस विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन के बाद यदि किसी विद्यार्थी के किसी विषय में 1 अंक भी बढ़ता है तो वह उसके कुल अंकों में जोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि विद्यार्थी के अंक कम आते हैं तो पहले वाले अंक ही मान्य होंगे। पुनर्मूल्यांकन के उपरांत यदि किसी विद्यार्थी के किसी विषय में 15% से ज्यादा अंक बढ़ते हैं तो 1000 रुपए की फीस में से 600 रुपए और 800 रुपए की फीस में से 480 रुपए उस विद्यार्थी के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के गहमा गहमी के बीच हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के हाथ बड़ी सफलता लगी है। करीब 1 महीने पहले बीजेपी के साथ छोड़ने वाले करनाल से पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा ने अपने समर्थकों सहित दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पटकनी देने की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के लिए मनोज वधवा बड़ा वोट बैंक साबित हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के अवसर पर मनोज वधवा ने बीजेपी के द्वारा उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप जड़े हैं। बता दें कि मनोज वधवा साल 2014 की विधानसभा चुनाव में INLD की टिकट पर करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनावी ताल ठोक चुके हैं। साथ ही मनोज वधवा करनाल नगर निगम के 5 साल तक डिप्टी मेयर पद पर भी रह चुके हैं। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 12वीं का वार्षिक परिणाम घोषित करने के कुछ ही समय बाद कक्षा 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया। कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम की बात करते हुए स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। CBSE बोर्ड की कक्षा 10वीं में इस बार 93.60% स्टूडेंट्स ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार 10वीं का रिजल्ट 20 मई के बाद आना था। हालांकि बोर्ड ने तय तारीख से पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं कक्षा में कुल मिलाकर 93.60% बच्चे पास हुए हैं, जो पिछले साल से 0.48% ज्यादा है। वहीं 10वीं में लड़कियों का रिजल्ट 94.75% रहा है, जबकि लड़कों का रिजल्ट 92.72% रहा है। जबकि कक्षा 12वीं में कुल मिलाकर 87.98% बच्चे पास हुए हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के CM और केंद्रीय नेताओं की रैलियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से सटे सोनीपत के गोहाना में 18 मई को सेक्टर 16 मैदान पर दोपहर को आयोजित होने वाली इस रैली को संबोधित करेंगे। पूरी तरह से जाटलैंड एरिया में होने वाली इस रैली के जरिए बीजेपी सोनीपत के साथ ही रोहतक व करनाल लोकसभा सीट को भी साधने की तैयारी में है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भिवानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई को अपनी दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 मई को गुरुग्राम लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके ठीक अगले दिन करनाल और रोहतक में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा 14 मई को करनाल के असंध में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा इसी दिन सोनीपत के जुलाना और रोहतक के बहादुरगढ़ में भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे। वहीं उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की चुनावी रैलियों का भी कार्यक्रम तय किया गया है। गुरुग्राम शहरी स्थानीय निकाय द्वारा शहर की 294 अवैध कॉलोनियों के निवासियों को राहत प्रदान की गई है। इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। अनुमान है कि इस महीने के अंत तक सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय में भेज दी जाएगी। अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि जून के महीने में सरकार द्वारा इन्हें वैध घोषित किया जा सकता है। ऐसे में 1.5 लाख से ज्यादा की जो आबादी इन कॉलोनियों में रह रही है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। बता दें कि फरवरी के महीने में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर निगम गुरुग्राम को 294 अवैध कॉलोनियों की सूची जारी की गई थी। इससे पहले शहर की 21 कॉलोनियां नियमित की जा चुकी हैं। इनमें अब नगर निगम के द्वारा विकास कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। कॉलोनियां नियमित हो जाने के बाद इनमें निवासियों को सड़क, स्ट्रीट लाइट, पक्की गलियां, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, पार्क, सामुदायिक भवन समेत अनेक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जबकि अवैध कॉलोनियों में ये सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन भाजपा को दिल्ली से भगा नहीं दिया तो फिर आगे वोट नहीं पड़ेंगे। दिल्ली में कुछ पैसे वाले लोग हैं जिनकी सरकार है, इनको कमेरे व किसान वर्ग से कोई सरोकार नहीं है। अभी मौका पड़ा है, इनको ठोक दो, ठोकना भी ऐसा कि इनको पता लग जाए। वीरेंद्र सिंह सोमवार को फतेहाबाद के गांव भोडिया खेड़ा में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कुमारी शैलजा के प्रचार अभियान में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कमेरे वर्ग, किसान वर्ग व फौज से बड़ा डरते हैं। किसानों को बेहाल करके छोड़ दिया है, वहीं कमेरे वर्ग को 5 किलो अनाज देकर ठग रहे हैं। फौज को भी कमजोर करने के लिए अग्निवीर योजना लागू कर दिया है, इसलिए डर रहे हैं कि कहीं फौज भी इनका विरोध न करने लग जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा की जनता किसी को भी माफ नहीं करती है। हरियाणा वालों ने ओम प्रकाश चौटाला को भी ऐसा ठोका कि 90 में से 8 पर छोड़ दिया। अभी तक उनकी पार्टी उभर नहीं पा रही है। अब लगातार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 तारीख को चौधरी धर्मवीर सिंह के पर्चा भरने के समय वह नहीं पहुंच पाया तो लोगों ने भ्रम डाल दिया कि राव इंद्रजीत सिंह बिरादरीवाद में फंस गया और धर्मवीर को जिताना ही नहीं चाहता। आज वो धर्मवीर को जिताने आया है। यह विचार सोमवार को कनीना क्षेत्र के गांव शेलंग में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के नेता एवं गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने चौधरी धर्मवीर के नामांकन में न पहुंचने की अटकलों को खारिज करते हुए व्यक्त किए। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, लेकिन वह जब सीएम बनेंगे जब हम बनने देंगे, अन्यथा कैसे बनेगा। कोई भ्रम में न रहे, भाजपा में भी परिवर्तन होगा। जो लोग आज बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, जरूरी नहीं कि यही लोग आगे भी उसी तरह से बैठे रहें। हरियाणा के जाटलैंड सोनीपत में लोकसभा चुनाव के लिए रण सज चुका है। इस सीट पर हमेशा जाट और ब्राह्मण के बीच टक्कर रही है, लेकिन इस बार यहां से कांग्रेस और बीजेपी ने ब्राह्मणों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को, भाजपा ने मोहनलाल बड़ौली पर दांव खेला है, तो वहीं इनेलो ने अनूप दहिया और जेजेपी ने भूपेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट में सोनीपत के 6 और जींद के 3 हल्के आते हैं। इन सभी हल्कों पर सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बड़ौली के नाम की चर्चा है। कोई इनेलो व जेजेपी की बात भी नहीं छेड़ता। इस सीट पर जातीय समीकरण सबसे ज्यादा अहम है। यहाँ करीब 16 लाख मतदाता है, जिसमें से 6,10,000 के करीब जाट वोटर हैं। वहीं रविदास समुदाय के 50,000 और वाल्मीकि समुदाय के 65,000 के करीब लोग हैं। इसके साथ करीब 1,30,000 पंजाबी और 2 लाख ब्राह्मण वोट हैं। पिछले 2 चुनाव में ब्राह्मणों ने जीत हार तय की है, लेकिन इस बार ब्राह्मण वोट बैंक बटेगा। इस सीट पे 2 जिलों की 9 विधानसभाएं आती हैं। सोनीपत जिला के 6 और जींद के 3 हल्के शामिल हैं। सोनीपत के 6 हल्कों में भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो लेकिन जींद के 3 हल्कों में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन हरियाणा के नारनौल सहित कई अन्य स्टेशनों से होकर गुजरेगी। सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन 1 जून को जयपुर से रवाना होकर वाया अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से सवारियां लेते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ेगी। इस यात्रा की अवधि 11 दिन की रहेगी। इसमें नागेश्वर, द्वारिका, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, घरणेश्वर, महाकालेश्वर व ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के साथ साथ भेंट द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर को देखने का भी मौका मिलेगा। ट्रेन वातानुकूलित यात्री बोगी से सुसज्जित होगी ताकि गर्मी के मौसम में यात्रियों को कोई असुविधा न हो। यात्रा को 2 श्रेणियों यानी स्टैंडर्ड कैटेगरी व कंफर्ट कैटेगरी में विभाजित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप भी इन दिनों एक बजट सेगमेंट की नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। भारत के सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी के नाम से जाने जाने वाली मारुति ने हाल ही में स्विफ्ट 2024 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की तरफ से इस गाड़ी के पेट्रोल वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। जल्द ही आपको CNG विकल्प में भी यह गाड़ी बाजारों में मिल जाएगी। नई स्विफ्ट के मैनुअल वेरिएंट का एवरेज की बात करें तो 24.8 और MT यानी ऑटोमेटिक वेरिएंट की एवरेज की बात करें तो 25.75 किलोमीटर प्रति लीटर की होने वाली है। वहीं CNG वेरिएंट की बात करें तो उसका एवरेज 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के आसपास हो सकता है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेज ने नीट PG एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया है। इस साल 23 जून को ऑनलाइन मोड में नीट PG एग्जाम होना है। एग्जाम में 200 MCQs टाइप सवाल पूछे जाते हैं। अब हर सवाल को सोल्व करने के लिए कुछ मिनटों का फिक्स टाइम ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए कोई कैंडिडेट कितना समय दे सकता है, ये पहले से ऑटोमेटिक मोड पर सेट होगा। 2024 से ही नए पैटर्न पर एग्जाम होगा। इस एग्जाम के जरिए MBBS स्टूडेंट्स देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में मास्टर ऑफ सर्जरी यानी MS और MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नीट PG एग्जाम में हर सही जवाब के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत जवाब के लिए 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 3.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर सोल्व करना होता है। बता दें कि ऑनलाइन मोड में होने वाले एग्जाम में पेपर लीक, चीटिंग और डार्क वेब के जरिए हैकिंग जैसे साइबर क्राइम की गुंजाइश को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 111 अंक की तेजी के साथ 72,776 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 45 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 22,104 के स्तर पर क्लोज हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 844 रुपए सस्ता होकर 72,164 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 721 रुपए सस्ती हुई है। साथ ही 83,494 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 67,300 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,380 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो।